हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ। आज की क्लास स्पेशल है। और किस लिए स्पेशल है भाई? आज एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल को पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपने इस चैनल पे डॉन को कवर। और डॉन बहुत ही लिबरल न्यूज़पेपर है, द हिंदू का ही काउंटर पार्ट समझो आप पाकिस्तान में। इस आर्टिकल में आपको बताया गया है कि डेमोक्रेसी को अमेरिका कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है दूसरी कंट्रीज़ पे धौंस जमाने के लिए। शुरू करें क्लास को। इंटरेस्टिंग क्लास है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है पढ़ने में। और आज का क्विज़ भी आपको दिखा दें। इस क्विज़ के बिना क्लास अधूरी है। जब आप पूरी क्लास को ले लें, लास्ट में आपको इन 10 क्वेश्चंस पे जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, ताकि आपको पता लगे आपने कितना सीखा है ना। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे क्विज़ के। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, डेमोक्रेटिक फुसाड। डेमोक्रेटिक क्या होता है? जो डेमोक्रेसी से यानी गणतंत्र से, लोकशाही से रिलेटेड हो, गणतांत्रिक हो। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना, पढ़ने में क्या आ रहा है? फैकेड। फैकेड बोला जाता है फुसाड। एक फ्रेंच वर्ड है ये, शायद देख लेना कहाँ की कंट्री का है, बाहर का ही वर्ड है। और फुसाड का मतलब क्या होता है? जब आपके घर की दीवारें ख़राब हो गई है ना, उन पे बहुत कुछ ख़राब ख़राब लग गया, तो आपने उनके ऊपर एक वॉलपेपर लगा दिया। कुछ टूटा हुआ है कहीं पे, किसी टेबल वेबल पे, आपने उसके ऊपर स्टिकर चिपका दिया। आपकी जैकेट फट गई है, तो जैकेट के ऊपर कुछ लोग अपना लगा देते हैं स्टिकर विकर, फटी हुई जैकेट को छुपाने के लिए। तो किसी अनप्लेजेंट चीज़ को छुपाने के लिए जो डेकोरेशन की जाती है घरों में, घरों के बाहर, कपड़ों पे, उसको बोलते हैं फसाड। अब इसका रियल लाइफ में मीनिंग होता है एक मास्क, एक मुखौटा, जिसके पीछे आप अपना रियल फेस छुपा सकें। आपके मन में तो बहुत बेईमानी है, लेकिन आप चेहरे पे राम का नाम लेते हैं, है ना। चेहरे से आपकी जो आवाज़ से, आपकी ज़ुबान से लगता है लोगों को बड़ा धार्मिक आदमी है। तो आपने राम के नाम का या भगवान के नाम का फुसाड पहना हुआ है अपनी ट्रू इंटेंशंस को छुपाने के लिए। समझ पाए इस वर्ड को? ज़रूरी नहीं है घर में और बिल्डिंग में यूज़ हो, फुसाड हमारे चेहरे पे भी हो सकता है। तो कह रहा है ऐसा ही एक डेमोक्रेटिक मुखौटा अमेरिका ने भी पहना हुआ है अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूज़ करने के लिए। क्या कहना चाह रहा है भाई? यूएस फॉरेन पॉलिसी एम्फसिस ऑन डेमोक्रेसी हैज़ कॉम्प्लिकेटेड द वर्ल्ड ऑर्डर। कह रहे हैं अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी का एम्फसिस है। अब ये क्या होता है एम्फसिस? एम्फसिस का मतलब होता है जोर या दबाव, प्रेशर या स्ट्रेस। आप किसी चीज़ पे दबाव देते हो ना, नहीं नहीं ऐसे ही करना है, वो आपका एम्फसिस होता है। तो अमेरिका की विदेश नीति का जो दबाव है, एम्फसिस है डेमोक्रेसी पे, गणतंत्र पे, उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया है, पेचीदा बना दिया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया है पूरी दुनिया के सिस्टम को, वर्ल्ड ऑर्डर को। तो इस डॉन न्यूज़पेपर के जो ऑथर हैं, इस आर्टिकल के जो एडिटोरियल के एडिटर हैं, उनका ये मानना है कि डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है हर कंट्री में। अमेरिका डेमोक्रेसी का नाम देता है, एम्फसिस देता है, और दुनिया भर को उसने कॉम्प्लेक्सिटी में, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी में ले आया है। एम्फसिस सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, दबाव या स्ट्रेस को बोलते हैं। हैज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी वर्ब है। कॉम्प्लिकेट करना, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाना, पेचीदा बनाना, इंट्रिकेट बनाना। चलिए, अभी तक तो पढ़ने में बड़ा इजी सा आर्टिकल लग रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी वोकैब पे नज़र डालेंगे। 5 जो बड़े और सबसे मोटे वर्ड्स हैं उनको अपने अलग ले लेते हैं, ताकि अपने आर्टिकल पढ़ते हुए बीच में डिस्टर्ब ना हो। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं, ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा, पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स।
इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और एसएससी के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग एसएससी के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ऑलराइट, ये वो कैब शीट अपनी आज की। कल कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स में लिखा कि सर इसको जूम इन कर दिया करो, मोबाइल की स्क्रीन में पढ़ने में नहीं आती है पूरी शीट। तो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। शुरू करना है फुसाड से ही। फैकेड लिखा हुआ है, बोला गया फुसाड, अ मास्क टू कंसील समथिंग अनप्लेजेंट, एक ऐसा मुखौटा जिससे किसी खराब चीज़ को आप छुपा सकें। बिहाइंड हर चीयरफुल फुसाड शी इज़ अ रियली लॉनली पर्सन, उसके हंसते खेलते चेहरे के मुखौटे के पीछे, चीयरफुल फसाड के पीछे, चीयरफुल मतलब खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ, हैप्पी गो लकी, तो उसके हंसते हुए चेहरे या फसाड के पीछे वो एक बहुत ही लॉनली, बहुत ही अकेली इंसान है, यानी अकेलापन बहुत फील करती है। चलिए फसाड वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। डिस्गाइज, सेम्बलेंस और ब्लफ सभी इसके सिनोनिम्स हैं। डिस्गाइज वर्ड का मतलब ही होता है भेस, जो आप किसी और का बना लेते हैं ना, आदमी का, औरत का, जोकर का, कुछ भी बना करके आप समझ गए ना, इस तरह से जो डिस्गाइज करते हैं आप अपने आप को, भेस बदल लेना। चलिए अगला वर्ड है हार्नेस। ध्यान से देखना इस वर्ड को। हार्नेस का मतलब होता है जानवर के गले की जंजीर। किसी भी कुत्ते के, बिल्ले के, कोई गाय है, पशु है, जो भी लेके आप घूम रहे हैं, कुछ गले में रखते हैं ना उसके, उस फीते को, पट्टी को, जंजीर को बोलते हैं हार्नेस। अब आप हार्नेस क्यों करते हैं उसको? ताकि वो कुत्ता आपके कंट्रोल में रहे, वो गाय आपकी दुधारू रहे, कुत्ता आपके घर की निगरानी करता रहे। तो हार्नेस नाम के नाउन से, गले की पट्टी से एक वर्ब बनाई है हमने, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके उसका फ़ायदा लेने के लिए। समझ पाए? नेशंस नीड टू हार्नेस न्यूक्लियर पावर टू बिकम एनर्जी एफिशिएंट। दुनिया भर के देशों को ज़रूरत है कि वो हार्नेस करें, गले में पट्टा बांध के कंट्रोल करें और यूज़ करें न्यूक्लियर पावर को, ताकि एनर्जी सफिशिएंट बन सके, एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट हो सकें, है ना। दूसरी किसी कंट्री से ऑयल ना लेना पड़े, कच्चा तेल ना लेना पड़े, नेचुरल गैस ना लेनी पड़े। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हों और अच्छे तरीके से बनाए गए हों तो एनर्जी नीड्स इनसे पूरी हो जाती है। तो अब ये वर्ड आपने समझ लिया और मैंने कुत्ते से, गले से, पट्टे से, जंजीर से आपको बना के बताया, ताकि आप इसको वैसे ही समझो जैसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। अब देखो इस वर्ड से एक इडियम बनती है, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या है? मर जाना गले में पट्टे के साथ ही। और गले में पट्टा किस चीज़ का होता है? हमारी दुनिया में गले में पट्टा होता है नौकरी का। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे नौकरशाह हैं, चाहे क्लर्क हैं, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे पियोन हैं, आप नौकर हैं, नौकर ही है ना अल्टीमेटली। तो सुबह आना पड़ेगा ना 11 बजे। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है नौकरी में मर जाना, ऑन द जॉब किसी की डेथ हो जाना। ही डाइड इन हार्नेस मतलब दैट पर्सन डाइड वाइल सर्विंग ऑन हिज जॉब। तो ये ईडियम याद रखेंगे, है ना। हार्नेस से बनी हुई है। हार्नेस को वील्ड करना भी बोलते हैं। जब कोई पावर आपके हाथ में होती है, उसको आप लाठी की तरह घुमा के दिखाते हैं सबको, वो जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं वील्ड करना। कोई वेपन हाथ में लेके ऊपर, है ना, ऊपर करते हैं, दिखाते हैं सबको, ये होता है वील्ड करना। हर वर्ड का आपको एहसास हो इसलिए वक्त लगा रहा हूँ इस वोकैब पे, नहीं तो दूसरे चैनल्स पे और बहुत सारे टीचर्स की क्लासेस में 2.5 मिनट में 25 वर्ड्स याद करवाए जा सकते हैं। अपना वो तरीका नहीं है। अगला वर्ड है इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को कैद कर लेना, कन्फाइन कर लेना, चारों तरफ से घेर लेना और उसको लिमिट कर देना, सीज कर देना। आपने ये इम्पाउंड वर्ड सुना होगा बहुत बार न्यूज़पेपर में, सीबीआई और ईडी के साथ। सीबीआई हैज़ इम्पाउंडेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द करप्ट ब्यूरोक्रेट्स वर्थ 2.5 करोड़। सीबीआई ने कब्जे में ले ली हैं 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टीज इस भ्रष्टाचार नौकरशाह की, है ना। इम्पाउंड करना, कब्जे में लेना। द कार ऑफ द ट्रक ड्राइवर वॉज इम्पाउंडेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। जो कार थी इस पिए हुए ड्राइवर की, ड्रंक ड्राइवर की, उसको सीज कर लिया गया, कब्जे में ले लिया गया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। अब देखो, कब्जे में लेने से एक रिलेटेड वर्ड और है इनकार्सिनेट, और इसका मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कारावास देना, है ना। तो वैसे तो ये अलग है, कब्जा लेना अलग चीज़ होती है और जेल में डालना अलग चीज़ होती है, लेकिन दोनों वर्ड्स काफ़ी रिलेटेड है। आज आप इस वर्ड को, इनकार्सिनेट को, आर्टिकल में आप देखेंगे। केजरीवाल हैज़ बीन इनकार्सिनेटेड
ऑन द चार्जशीट ऑफ ईडी। केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है ईडी की चार्जशीट की बिना पे। चलिए अगला वर्ड है फॉर वांट ऑफ। बड़ा प्यारा फ्रेज है। वांट क्या होता है? ज़रूरत, नीड। और फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको और वो आपको नहीं मिली, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग समथिंग। इसको अगर आसान भाषा में समझ सके, मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि मुझे घर से सपोर्ट नहीं मिला। आई कुड नॉट स्टडी फॉर वांट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। ये कार चल नहीं पाई क्योंकि इसमें डीजल नहीं था। द कार वॉज यूजलेस फॉर वांट ऑफ डीजल। तो बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग को अंग्रेजी में फॉर वांट ऑफ से बताते हैं। एक दो सेंटेंसेस दिमाग में बनाओ, है ना, इस फ्रेज से आपके बैठ जाएगा, छप जाएगा दिमाग में। तो फॉर वांट ऑफ को डिवॉइड ऑफ भी बोलते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ भी बोलते हैं। आज आप डिवॉइड ऑफ नाम का फ्रेज आर्टिकल में देखेंगे। ऑफ इसके बाद हमेशा लगेगा जिस भी चीज़ से आपको वंचित किया गया है। डिवॉइड ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा से वंचित, डिवॉइड ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी मौक़ों से वंचित। चलिए लास्ट वर्ड है मैकिनेशन। ये फुसाड की तरह ही लिखा गया है मशीनेशन, लेकिन बोला जाता है मैकिनेशन। और क्यों बोला जाता है ऐसे? इटली के एक महान डिप्लोमेट थे जिनका नाम था मैकियावेली। चाणक्य जो है ना हमारे, उनके समकक्ष थे, वो काउंटर पार्ट थे इटली में। तो मैकियावेली जो है चाणक्य नीति की तरह ही उनके खुद के पैतरों के लिए वो मशहूर थे। मैकियावेली से ही हमने वर्ड बना दिया मैकिनेशन। इसका मतलब होता है पैतरेबाजी या दांवपेच। सोचो एक आदमी इतने दांवपेच करके गया अपनी ज़िंदगी में, इतनी किताबें लिख के समझा के गया डिप्लोमेसी को, कि उस आदमी के नाम को ही हमने दांवपेच से जोड़ दिया है, मैकियावेली से मैकिनेशन। द पार्टी वॉज अक्यूज ऑफ सेवरल मैकिनेशंस टू सिक्योर द इलेक्शंस। पार्टी पे आरोप लगे थे कई सारे दांवपेचों के, साजिशों के, मैकिनेशंस के, इलेक्शंस को सिक्योर करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए। सिक्योर द इलेक्शन का मतलब ही होता है चुनाव जीत लेना। आप सिक्योर हो गए हैं, आपकी सीट पक्की है। अब ये जो दांवपेच हैं या षड्यंत्र हैं, इनको प्लॉटिंग, कबाल और कॉन्स्पिरेसी या प्लॉय से भी बताया जाता है। आज ये वर्ड आप मैन्यूवर आर्टिकल में देखेंगे। मैन्यूवर की स्पेलिंग, चलो आर्टिकल आएगा वहाँ आपको करवाऊंगा, 2 स्पेलिंग्स होती हैं, दोनों को आपको लिखना आना चाहिए। चलिए 5 वर्ड्स हो गए। अब जहाँ पे वर्ड्स आए वहाँ पे आपका हो जाएगा रिवीजन। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि डॉन न्यूज़पेपर है तो पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में आपको एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। 60-70 साल हो गए हैं वहाँ। स्ट्रेटोक्रेसी रहती है, लेकिन डेमोक्रेसी का मुखौटा पहने हुए। स्ट्रेटोक्रेसी क्या होती है? आर्मी का राज। अब ये जो आदमी है इस आर्टिकल का ऑथर, ये बताना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी उतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है जितनी अमेरिका कहता है, और अगर उतनी अच्छी चीज़ है भी तो भी अमेरिका सिर्फ इसलिए कहता है ताकि वो अपनी बात मनवा सके, डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों की दूसरी कंट्रीज़ की भा मरोड़ सके। इसने एग्जाम्पल दिया ईरान का, हैती का, जहां आपको ट्रू डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, और अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी के दम पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के नाम पे इन दोनों कंट्रीज़ को सताता आ रहा है। तो ये बता रहा है कि अमेरिका डेमोक्रेसी का मुखौटा पहने हुए है। इतनी अच्छी चीज़ डेमोक्रेसी नहीं होती है इसके हिसाब से। समझ गए? आज की टोन है क्रिटिसाइज कर रहा है अमेरिका को, थोड़ी सी बायस्ड भी है। डेमोक्रेसी को इस लाइट में दिखाया गया कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, इसके बिना भी तो चल जाता है, किताब विताब से पूरा देश चल जाए, है ना, तो क्या ज़रूरत है डेमोक्रेसी की। चलिए अब शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी ऑफ्टन व्यूड एज अ टूल wielded by Western leaders has been a focal point of US foreign policy। कह रहा है जो डेमोक्रेसी है लोकशाही है, जिसको पाकिस्तान में बोलते हैं जमहूरियत। कह रहा है जो जमहूरियत है ना, जो अक्सर देखी जाती है ऑफन व्यूड। अब ये जो कॉमा से कॉमा के बीच में आपने देखा, इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला। कह रहा है डेमोक्रेसी वो जिसको अक्सर देखा जा सकता है एक जरिया या टूल या औजार के तौर पे, जिसको विल्ड किया जाता है, दिखाया जाता है घुमा घुमा के लाठी की तरह, वेस्टर्न लीडर्स के द्वारा, वेस्टर्न कंट्रीज़ के नेताओं के द्वारा। कह रहा है ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये फोकल पॉइंट रही है। फोकल पॉइंट का मतलब होता है फोकस। अगर आपने कॉन्वेक्स और वो कॉनकेव जो लेंस पढ़े होंगे, है ना, उनमें एक फोकस होता है जहाँ पे वो लाइट को फोकस करेगा, एक तो बिखेर देगा और एक किसी पॉइंट पे ले आएगा। तो कह रहे वैसे ही डेमोक्रेसी एक फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का। और कब है? हमेशा नहीं है।
पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन, खास करके पर्टिकुलरली उस पीरियड के दौरान या उन वक्तों के दौरान जो होते हैं आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन के। अब ये क्या होता है भाई आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन? कन्फ्रंटेशन आप जानते हैं आमना सामना, फाइट, झड़प, कॉन्फ्लिक्ट। आइडियोलॉजिकल मतलब वैचारिक, जिसमें मेरे विचार कुछ और हैं और आपके विचार कुछ और हैं, हम दोनों बैठ गए एक जगह, एक है ना चाय वाले के पास, और बहस करने लगे। आप अपनी बात बता रहे हो, मैं अपनी आइडियोलॉजी को आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जब भी आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन आता है, अमेरिका अपने विचारों से दूसरी कंट्री से सहमत नहीं होता है, तब अमेरिका खास करके अपनी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका डेमोक्रेसी को एक टूल की तरह दिखाते हैं, एक जरिया बना करके, औजार बना करके इसका इस्तेमाल करते हैं। डेमोक्रेसी सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इसकी वर्ब है। डेमोक्रेसी हैज़ बीन अ फोकल पॉइंट। व्यूड आया है डेमोक्रेसी के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। वो डेमोक्रेसी जिसको देखा जाता है। टूल का मतलब होता है औजार या जरिया। विल्डेड यहाँ पे इस टूल के लिए लगाया गया है। ये वो औजार है जिसको सबके सामने घुमा घुमा के दिखाया जाता है, जैसे लाठी या हथियार को आप किसी बंदूक को, वेपन को, सबको डराने के लिए दिखाते हो, है ना। चलिए और आगे देखें। आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन आपको डिटेल में समझा दिया। कह रहे दिस अप्रोच इज एविडेंट इन इंस्टेंसेस लाइक हैती स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। ये अप्रोच बड़ी एविडेंट रही है। एविडेंट का मतलब होता है साफ और स्पष्ट, जग जाहिर, एपरेंट। अमेरिका की ये जो अप्रोच है बड़ी साफ रही है इन इंस्टेंसेस में, इन उदाहरणों में। इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पल। और कैसा एग्जाम्पल? अगर बात करें हैती नाम के इस देश की, उस स्ट्रगल की, उस जंग की जो ये डेमोक्रेसी के लिए कर रहा है काफ़ी वक्त से। अच्छा क्या हुआ हैती में? कोमा लगा के बता रहा है। वेयर वेस्टर्न ब्लॉक्स इम्पोज्ड सैंक्शंस एंड एम्बार्गोज टू स्टेयर द नेशन बैक टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये वही हैती है जहाँ वेस्टर्न ब्लॉक्स जो हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं? ग्रुप्स। यूएन एक वेस्टर्न ब्लॉक है ना। यूएन में आपको 5 कंट्रियाँ मिलेंगी जिनमें 3 वेस्टर्न है, समझ गए। वेस्टर्न ग्रुप्स जो हैं G7 वगैरह, जहाँ पे वेस्टर्न ग्रुप्स ने लगा दिया, इम्पोज कर दिया। इम्पोज मतलब किसी गलत चीज़ को ज़बरदस्ती लगाना, किसी फाइन को, सज़ा को। तो इन्होंने लगा दिया बहुत सारे सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को, और बैन्स को। एम्बार्गो क्या होते हैं? बैन। इससे कोई कंट्री डील नहीं करेगा, इसको कोई बेचेगा नहीं, इससे कोई खरीदेगा नहीं। और क्यों लगाया? ये इसलिए लगाया भाई कि स्टेयर किया जा सके, मोड़ा जा सके, डायरेक्ट किया जाए इस नेशन को, हैती को, बैक यानी पीछे की तरफ, और टुवर्ड्स किस तरफ? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ, लोकतांत्रिक शासन की तरफ। और ये सब कैसे होगा? ये कब बैक स्टीयर किया जा रहा था इनको? ये किया जा रहा था अमिट्स डिक्टेटोरियल एस्पिरेशंस। अमिट्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, या चलते इस चीज़ के। डिक्टेटोरियल का मतलब होता है तानाशाही, जो डिक्टेटर से रिलेटेड हों। और एस्पिरेशंस का मतलब होता है ख्वाहिशें। तो हैती में तानाशाही सरकार बैठी है, उसकी ख्वाहिशें बड़ी तानाशाही है, देश हम चलाएंगे, हम ही पावर में रहेंगे। तो इस तानाशाही सरकार से चलने वाले देश को फिर से डेमोक्रेसी की पटरी पे लाने के लिए वेस्टर्न ब्लॉक्स ने हैती में बहुत सारे सैंक्शंस और बैन्स लगा दिए हैं। और ये इनकी सैंक्शंस बैन की जो अप्रोच है डेमोक्रेसी को लेकर के, ये बड़ी साफ और जाहिर है। हैती की स्ट्रगल को देख करके आपको पता लगेगा। सेंटेंस का मीनिंग समझे या नहीं समझे? थोड़ा लंबा है लेकिन ब्रेक करके आपको बता रहे हैं। दिस अप्रोच यानी यही डेमोक्रेसी वाली अप्रोच, वर्ब है इसकी इज। एविडेंट का मतलब होता है साफ और स्पष्ट। वेस्टर्न ब्लॉक्स यानी पश्चिमी ताकतें, इन्होंने लगा दिया, इम्पोज कर दिया, एक तो सैंक्शंस को और दूसरा एम्बार्गोज को। एम्बार्गो का मतलब होता है बैन, बहुत सारे बैन्स लगे होंगे हैती पे। स्टेयर का मतलब होता है मोड़ना, डायरेक्ट करना। गाड़ी के स्टेयरिंग से आप गाड़ी को मोड़ते हैं ना, वही स्टेयरिंग से स्टेयर नाम की वर्ब बनाई गई है। डिक्टेटोरियल एस्पिरेशन मतलब हैती में जो डिक्टेटर बैठे होंगे उनकी जो एस्पिरेशंस है उनको रोकने के लिए अमेरिका ये सब कर रहा है। कह रहा है जी, हाउएवर सच एंडेवर्स फेस हर्डल्स इन कंट्रीज लाइक हैती प्लेग्ड बाय करप्ट रिजीम्स एंड इनकार्सरेटेड मासेस डिवॉइड ऑफ ड्यू प्रोसेस। कह रहे लेकिन ये जो कोशिशें हैं डेमोक्रेसी लाने की, जनतंत्र को बिठाने की, ये फेस करती हैं हर्डल्स को, रुकावटों को, इम्पेडिमेंट्स को। हर्डल का मतलब आप समझते हैं ना, रुकावट, रास्ते का रोड़ा। इन सारी कोशिशों में अमेरिका की हमेशा रोड़े पड़ते हैं ऐसे कंट्रीज़ में जैसे कि हैती नाम का ये देश है।
जो प्लेग्ड बाय है, प्लेग्ड का मतलब होता है बीमार, मार खाया हुआ, चोट खाया हुआ। ये बीमार और चोट खाया हुआ देश है करप्ट रिजीम से, एक क्या बोलते हैं, करप्ट समझते हो ना आप, करप्ट प्रशासन से, रिजीम यानी प्रशासन। और यहाँ पे इनकार्सिरेटेड मासेज हैं, लोग जो हैं जेलों में पड़े हैं, इनकार्सिरेटेड हैं, मासेज मतलब लोग, और वो डिवॉइड ऑफ हैं, वंचित हैं ड्यू प्रोसेस से, कानून की प्रणाली से। जेल में ठूंस दिया, कोई केस नहीं चल रहा, 20-30 साल से जेल में पड़े हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा। ड्यू प्रोसेस इनको नहीं मिल रही है जो इनको मिलनी चाहिए, इनको कोर्ट में ले जाना चाहिए, इनसे केस वेस चलवा के सुनवाई करवानी चाहिए। मीनिंग समझ गए? तो ये कह रहा है कि हैती में डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, बड़े करप्ट लोग वहाँ बैठे हैं, लोगों को जेलों में डाल के रखा हुआ है, पहले वो छुड़वाओ फिर डेमोक्रेसी की बात करना हैती में जाके। एंडेवर्स की वर्ब है फेस। एंडेवर का मतलब होता है अटेम्प्ट या कोशिश, जो जतन से किया हुआ कोशिश होती है ना, जतन से, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना जतन से कोई काम करना, अंग्रेजी में उस अटेम्प्ट को, जतन वाले को बोलते हैं एंडेवर। प्लेग्ड का मतलब होता है, जैसे आपने प्लेग बीमारी सुनी होगी, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसको। 1450 सेंचुरी के अंदर, 14वीं-15वीं शताब्दी में इसने यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन खत्म कर दी, 33% लोगों को मार दिया। तो प्लेग नाम की बीमारी से हमने एक प्लेग नाम की वर्ब बनाई है, किसी भी चीज़ का मार खाया हुआ होना, चोट खाया हुआ होना, ट्रबल्ड होना, डिस्टर्ब्ड होना। समझ गए ना? प्लेग्ड बाय लगा करके बताएं जिस भी चीज़ से आप परेशान हैं। आई एम प्लेग्ड बाय बैड हेल्थ, शी इज़ प्लेग्ड बाय हर फैमिली कंडीशंस, है ना, इस तरीके से आप इसको यूज़ करें। डिवॉइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, या फॉर वांट ऑफ। समझते ना? ये वही वाला फ्रेज है जो आपको शुरू में करवाया था। इनकार्सिरेटेड मतलब जो जेल में इम्पाउंडेड हो, कन्फाइंड हो, इम्प्रिजन्ड हो, जिसको सज़ा मिली हो जेल में रहने की। चलिए, मासेस तो समझते होंगे। मासेस का मतलब होता है आम आदमी, हजारों लाखों लोग जब मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं मासेस। कह रहे यूएस फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ अ मल्टी फैसेटेड प्रोसेस। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का जो फॉर्मुलेशन है, फॉर्म करने का, ढांचा बनाने का जो काम है, उसके कई फेस वाली, कई पहलुओं वाली एक प्रोसेस है। अमेरिका का राष्ट्रपति अचानक से सुबह उठ करके ये नहीं बोलता कि हैती पे हमला कर दो। बहुत सारे उसके फेस हैं, एस्पेक्ट्स हैं, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी अमेरिका बनाता है। मल्टी फेसेटेड मतलब समथिंग हैविंग मल्टीपल फेसेट्स। फैसेट का मतलब होता है पहलू, एस्पेक्ट, है ना, मल्टी फैसेटेड। अब ये कैसी प्रोसेस है भाई मल्टी फैसेटेड? इन्वॉल्विंग वेरियस गवर्नमेंटल बॉडीज एंड ऑफिशियल्स सच एज, मेरा पेन हैंग हो गया, द स्टेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। थोड़ा सा हैंग हो गया ना शायद ये प्रोसेस वो मल्टी फैसेटेड प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करती है बहुत सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ को और प्रशासन के अधिकारियों को, जैसे कि सच एज स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय वहाँ का, और कई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं जो वहाँ की FBI है, CIA है, सब मिल करके फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती हैं। सिंपल सेंटेंस, देखने वाला कुछ और है नहीं इसमें। कॉन्ट्रेरी टू द परसेप्शन ऑफ सोल प्रेसिडेंशियल इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग इंटेल्स इंट्रिकेट डेलिब्रेशंस। कह रहे जी बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल उल्टा। कॉन्ट्रेरी टू होना यानी किसी चीज़ से बिल्कुल उल्टा होना। और किस चीज़ से? उस परसेप्शन से, उस नज़रिए से, अंडरस्टैंडिंग से, जो है अकेले एक प्रेसिडेंट के इन्फ्लुएंस की, अकेले अमेरिका के राष्ट्रपति के प्रभाव की, दबदबे की। कह रहे इससे बिल्कुल उल्टा। लोगों को तो ये लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडन बैठा है वो सब कुछ करता होगा। कह रहे इससे बिल्कुल उल्टा। ज़मीनी हकीकत ये है कि वहाँ की डिसीजन मेकिंग लीड टू करती है, इंटेल करती है, ज़रूरी बनाती है एक बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स या पेचीदा डेलिब्रेशंस को, बातचीत को। डेलिब्रेशन यानी 2, 3, 4, 5, 10 लोगों के बीच की बातचीत। और ये किन के बीच होती है? अमंग न्यूमरस स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में। और ये होती है लीडिंग टू अ स्लो एंड ऑफ्टन टाइम्स कंटेंशियस प्रोसेस से। और ये लीड टू कर जाती है अक्सर एक बहुत ही धीमी और कभी कभी झगड़े भरी प्रोसेस की तरफ, कंटेंशियस प्रोसेस की तरफ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में बहुत कुछ नहीं है,
लगता है आपको देख करके कि राष्ट्रपति चलाता होगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बैठते हैं वहाँ की सेनेट में, कांग्रेस में। उनके बीच की बातचीत जो स्लो और झगड़े भरी होती है, उसके बाद में कोई डिसीजन वो ले पाते हैं। डिसीजन मेकिंग की वो है इंटेल्स, इंटेल करना, किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना, लीड टू करना, इंट्रिकेट यानी पेचीदा, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड, समझते होंगे आप इस वर्ड को। डेलिब्रेशंस यानी बातचीत, निगोशिएशंस, इसको पार्ले भी बोलते हैं। पार्लेज मतलब ऐसी बातचीत जिसमें कोई झगड़ा सुलझाया जाए, है ना, पार्लेज। कंटेंशियस मतलब कंट्रोवर्शियल, झगड़े भरा, जिसमें कुछ कंटेंट हो, जिसमें कोई, समझ गए ना, डिस्प्यूट हो। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, कॉन्ट्रेरी टू मतलब अपोज्ड टू, इस चीज़ के बिल्कुल उल्टा। मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल आपको लग नहीं रहे होंगे, बिल्कुल द हिंदू वाला ही स्वाद आ रहा होगा आपको, है ना। चलो अब आ जाते हैं अपने लास्ट 1-2 पैराग्राफ्स रह गए हैं, 2-2 छोटे छोटे सेंटेंसेज इनमें। कह रहा है ईरान प्रेजेंट्स अ यूनिक गवर्नेंस मॉडल ब्लेंडिंग इस्लामिक प्रिंसिपल्स विद रिपब्लिकन स्ट्रक्चर्स। अब ये ईरान का दीवाना है, आपको बताएगा कि ईरान का मॉडल कितना अच्छा लगता है इसको। कह रहे जी ईरान प्रेजेंट करता है एक बहुत ही अलग और अनोखा, यूनिक गवर्नेंस का मॉडल यानी प्रशासन का तरीका। और ये कैसा तरीका है भाई? ब्लेंड करते हुए, मिलाते हुए, मिक्स करते हुए इस्लाम की सीखों को, प्रिंसिपल्स को, और किसके साथ? रिपब्लिकन स्ट्रक्चर्स के साथ, रिपब्लिकन ढांचे के साथ, या यूँ कहते हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें रिपब्लिकन स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक प्रेसिडेंट होता है ऊपर, है ना। तो एक ढांचा ऐसा बनाया है इसने जहाँ पे चुनाव भी होते हैं और इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी फॉलो होते हैं। और वही बात बोल रहा है आगे, ऑपरेटिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एन इस्लामिक रिपब्लिक, ऑपरेट करते हुए अंदर ही इस ढांचे के, जो है एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक का, इस्लामिक रिपब्लिक का। ईरान की वर्ब है प्रेजेंट्स। ब्लेंड करना यानी मिक्स करना, दो चीज़ों को आपस में, कल एक वर्ड करवाया था आपको मैंने 2 दिन पहले, कन्फ्लेट करना, दो चीज़ों को साथ में कन ला के इन्फ्लेट करके मिक्स कर देना। कह रहे जी वाइल द कंट्री कंडक्ट्स इलेक्शंस फॉर पोजीशंस लाइक प्रेसिडेंसी एंड पार्लियामेंट, इट्स पॉलिटिकल लैंडस्केप इज़ करेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट थियोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। कह रहे जहाँ ये कंट्री कंडक्ट करवाती है, एग्जीक्यूट करवाती है इलेक्शंस को, चुनावों को, इन पोजीशंस के लिए, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए, और पार्लियामेंट के लिए, जहाँ ईरान में इलेक्शन ज़रूर होते हैं, वहीं इसका जो सियासी परिवेश है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, राजनीतिक एनवायरनमेंट है, वो कैरेक्टराइज्ड है, उसका कैरेक्टर कुछ इस तरह का है, उसकी खासियत ये है। और किस चीज़ से कैरेक्टराइज्ड है? बहुत ज़्यादा थियोक्रेटिक इन्फ्लुएंस से, बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रभाव से, धर्म के हिसाब से देश चलता है बावजूद इलेक्शंस होने के। एंड लिमिटेड सिविल लिबर्टीज़, और सिविल लिबर्टीज़ जो हैं, आम आदमी के जो अधिकार हैं, वो भी वहाँ पे लिमिटेड हैं। और ये काम पूरा होता कैसे? फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कन्वेंशनल डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स, फॉल शॉर्ट ऑफ करते हुए, खरा ना उतरते हुए। फॉल शॉर्ट ऑफ करना यानी कहीं तक पहुँच ना पाना, किसी चीज़ को मिस कर देना, खरा ना उतरना। खरा ना उतरते हुए परंपरागत लोकतांत्रिक मूल्यों पे, स्टैंडर्ड्स पे। तो वहाँ सब कुछ होता है, बस डेमोक्रेसी को छोड़ करके इलेक्शन सब होते हैं, लेकिन देश चलता है इस्लाम के हिसाब से। कंट्री की वर्ब है कंडक्ट्स, पॉलिटिकल लैंडस्केप की वर्ब है इज़ कैरेक्टराइज्ड, सिग्निफिकेंट यानी बहुत ज़्यादा, थियोक्रेटिक यानी रिलीजियस, जिसमें थियोक्रेसी हो, जिसमें रिलीजियस गवर्नेंस हो, है ना, किताब के हिसाब से देश चलेगा, यही होती है थियोक्रेसी। सिविल लिबर्टीज़ मतलब आम आदमी के अधिकार, सिविलियंस के लिबर्टीज़, सिविलियंस के राइट्स। फॉल शॉर्ट ऑफ करना यानी खरा ना उतरना, इस चीज़ को मिस कर देना, और ये मिस करते हैं परंपरागत यानी कन्वेंशनल लोकतांत्रिक मूल्यों को, डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स को। हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक द 1953 CIA led coup and the 1979 Iranian Revolution have deeply shaped US-Iran relationships। कह रहे जो कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जैसे कि 1953 में CIA के द्वारा किया गया कू, जो ऐसा कू था, जो ऐसा रिबेलियन था, ऐसा तख्ता पलट था, जिसकी अगुवाई लीड कर रहा था CIA। तो जैसे कि एक हिस्टोरिकल इवेंट ये था, है ना, अमेरिका ने वहाँ पे तख्ता पलट करवाया था। और 1979 में जब इरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, ईरान में क्रांति आई थी, कह रहे इन दोनों इवेंट्स ने शेप किया है, ढाला है
अमेरिका और ईरान के रिलेशंस को। और ये रिश्ते कौन से हैं भाई, कोमा लगा के बता रहे हैं, मार्क्ड बाय पीरियड्स ऑफ टेंशन, डेमोक्रेटिक मैन्यूवर्स एंड एफर्ट्स टू एड्रेस कंसर्न्स ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये वही यूएस ईरान के रिश्ते हैं जो मार्क्ड बाय हैं, इस चीज़ से मार्क्ड हैं, उन रिश्तों पे निशान पड़े हुए हैं। और किस किस चीज़ के मार्क्स हैं, ऐसे पीरियड्स के, ऐसे वक्त के जो है या तो टेंशन का या फिर डिप्लोमेटिक मैन्यूवर का, डिप्लोमेसी आप समझते हैं, कूटनीति, मैन्यूवर यानी दांव पेच, कूटनीतिक दांव पेचों का, और या फिर उन कोशिशों का जो है एड्रेस करने की, हल निकालने की, उन सभी चिंताओं का जो ले करके हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने के प्रोजेक्ट को। तो ये है अमेरिका ईरान के रिश्ते 53 से आज 2024 तक। इवेंट्स की वर्ब है शेप्ड। मैन्यूवर का मतलब होता है मैकेनिशन, करवाया था ना ये आपको वर्ड, दांव पेच, पैतरेबाजी, षड्यंत्र। मैन्यूवर की स्पेलिंग देख लो, ये जो स्पेलिंग लिखी गई है ये स्पेलिंग है अमेरिकन। शायद पाकिस्तान में अमेरिकन जो है स्टाइल ऑफ राइटिंग ज़्यादा प्रेवलेंट है, होना भी चाहिए, है ना, एड वहीं से आती है। हमारे यहाँ पे ब्रिटिश स्पेलिंग्स को और स्पेलिंग कल्चर को फॉलो किया जाता है, जिसमें मैन्यूवर की सही स्पेलिंग क्या होती है, मैनो, EU, यूरोपियन यूनियन, व्रे, VRE, दोनों ही स्पेलिंग सही हैं। अंग्रेज़ जो हैं US वाले, है ना, अमेरिका वाले अंग्रेज़, वो ये वाली यूज़ कर लेते हैं, और जो रियल अंग्रेज़ हैं, पुराने अंग्रेज़ जहाँ से अंग्रेज़ी निकली है, वो ये वाली यूज़ कर लेते हैं। एग्ज़ाम के हिसाब से दोनों स्पेलिंग सही हैं, लेकिन आप हमेशा इस स्पेलिंग को प्रेफरेंस दें, क्योंकि आपका एग्जामिनर इसी स्पेलिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर मैन्यूवर की स्पेलिंग आपसे पूछने वाला है तो। ठीक है, सही गलत कुछ भी नहीं है इसमें, दोनों सही हैं। चलो, ये वर्ड जो कू है, इसमें पी साइलेंट होता है। कू का मतलब होता है जी तख्ता पलट, रिबेलियन या षड्यंत्र, है ना, जिसमें सरकार गिर जाती है और बागी खड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कू। इसको कूप ना बोले, एक कूप से मिलता जुलता वर्ड है कूपे, इसके आगे ई लग जाएगा तो इसको फिर कूपे बोलते हैं। कूपे क्या होता है भाई, अगर आपने फर्स्ट क्लास से ट्रैवल किया है ट्रेन में, तो 2 लोगों की फर्स्ट क्लास में एक सीट होती है, एक ऊपर एक नीचे। और फर्स्ट क्लास में क्या होता है, कैबिन्स बंद होते हैं, आपकी प्रिवेसी होती है, अंदर आराम से खाओ पियो सो, है ना। तो ये कूपे एक अपार्टमेंट होता है, कंपार्टमेंट होता है ट्रेन का फर्स्ट क्लास में, जिसमें कपल्स के लिए खास करके होता है, हस्बैंड वाइफ के लिए या जो भी आप बना ले, कूपे बनाया जाता है। तो ये कूपे अलग वर्ड है, कू अलग वर्ड है, कू में पी नहीं आता। चलो, ये कूपे मेरे से किसी ने पूछा था, सर हमने तो कूपे पढ़ा है, वो अलग चीज़ है भाई, कू से अलग है वो। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, कह रहे द कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स बिटवीन द US एंड ईरान हैव मैनिफेस्टेड इन कॉन्फ्रंटेशंस, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स एंड अटेम्प्ट्स एट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जो कॉम्प्लेक्स गतिशीलता है, डायनेमिक्स है, सिस्टम है। डायनेमिक्स क्या होती है, आज रिश्ते अच्छे हैं, कल थोड़ी तनाव आया, ईरान ने कुछ बोल दिया, अमेरिका ने समझाया, बीच में इजराइल ने हमला कर दिया। ये जो गतिशीलता हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं बार बार, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायनेमिक्स। कह रहे जो बहुत ही पेचीदा डायनेमिक्स है अमेरिका और ईरान के बीच की, वो मैनिफेस्ट होती हैं। मैनिफेस्ट होना यानी साकार होना, किसी चीज़ का रियल बनना, रियलाइज़ होना, वो साकार होकर हमें दिखती हैं इन कन्फ्रंटेशंस में, झगड़ों में, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ्स में, कूटनीतिक स्टैंड ऑफ्स में। स्टैंड ऑफ क्या होता है, मैं तेरी नहीं मानूंगा, तू मेरी मत मान, हम दोनों यहीं खड़े रहते हैं। जैसे LAC पे होता है ना चाइना के साथ, हमारा चाइनीज़ उस तरफ, हम इस तरफ, तुम्हें इधर नहीं आने देंगे, हम तो उधर नहीं जाएंगे। स्टैंड करके ऑफ एक दूसरे से खड़े हैं और आंख में आंख दिखा रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ भी बहुत होते हैं ईरान US के, और अटेम्प्ट्स भी होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पे, बहुत बार कोशिशें भी होती हैं झगड़े को सुलझाने की। तो ये सारी की सारी डायनेमिक्स जो हैं इन तरीके से आपको मैनिफेस्ट होती हुई दोनों कंट्रीज़ के बीच दिखती है। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल देगा आपको, कह रहे जी एपिटमाइज्ड बाय द JCPOA प्रोजेक्ट इन 2015। ये सारी चीज़ें एपिटमाइज्ड होती हैं, इनका परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है, रिप्रेजेंट होती हैं। एपिटमाइज करना यानी किसी चीज़ की एपिटमी यानी परफेक्ट एग्जाम्पल देना, और ये एग्जाम्पल आपको मिलेगा 2015 की इस JCPOA नाम के ट्रीटी में।
जिसमें अमेरिका ने ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा दिए थे इस वादे के बदले कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बंद करेगा। बाद में ट्रंप ने हटा करके इस ट्रीटी को भी तोड़ दिया। तो ये ट्रीटी से आपको देख के मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा कि ईरान अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी मनाना, है ना, इस तरह की। डायनेमिक्स की वो है हैव मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्ट होना, किसी चीज़ का साकार होना, रियल होना, रियलाइज़ होना। कन्फ्रंटेशन होते हैं झगड़े, स्टैंड ऑफ होते हैं ऐसे झगड़े जिसमें स्टेल मेट हो जाए, आप एक दूसरे को आंख दिखाओ, कोई कुछ करे नहीं, बस समझ गए ना, अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हो। एपिटमाइज करना, किसी चीज़ का एपिटमी या परफेक्ट एग्जाम्पल देना, मिसाल देना। कह रहे डिस्पाइट पीरियोडिक एफर्ट्स एट डायलॉग द रिलेशनशिप रिमेन्स फ्रॉड विद चैलेंजेस। डिस्पाइट यानी बावजूद, हर कुछ वक्त के एफर्ट्स के, पीरियोडिक यानी हर पीरियड के आने के बाद कुछ एफर्ट्स होते हैं, हर 2 साल बाद कुछ लड़ाई होती है, फिर कुछ, है ना, समेटा समेटी होती है झगड़े की। कह रहे जी बार बार पीरियोडिक एफर्ट्स के जो हैं डायलॉग के यानी बातचीत के, ये रिलेशनशिप बनी हुई है अभी भी फ्रॉड, अभी भी बोझिल, फ्रॉड मतलब बर्डन्ड, और किन से, बहुत सारे चैलेंजेस से, चुनौतियों से। और ये चुनौतियाँ कहाँ से आई, आगे बता ही रहा आपको। स्टेमिंग फ्रॉम डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस। ये सारी चुनौतियाँ स्टेम फ्रॉम होती हैं, निकल करके आती हैं, ओरिजिनेट या एमिनेट फ्रॉम होती हैं अलग अलग तरीके के डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से, इंटरनेशनल इंटरेस्ट से, और हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस से, ऐतिहासिक जो है शिकायतों से। ग्रीवांस यानी शिकायत। ईरान को ऐतिहासिक तौर पे बहुत शिकायतें हैं अमेरिका से, वेस्ट से, दोनों के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ हो रहे हैं, है ना। अमेरिका को इजराइल को सपोर्ट करना है, ईरान को लेबनान में, सीरिया में, है ना, हमास को सपोर्ट करना है फ़लस्तीन में। तो ये जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और इन सब चीज़ों से ये सारे चैलेंजेस निकलते हैं, और ये रिश्ता इन्हीं चुनौतियों से फ्रॉड है, बोझिल है। रिलेशनशिप की वो है रिमेंस। फ्रॉड विद होना, ये फ्रेज देख लेना, किसी चीज़ से बोझिल होना, जनरली किसी गलत चीज़ से, किसी चैलेंज से, वरी से, एंग्जाइटी से, परेशानी से, है ना। हिज चाइल्डहुड वॉज फ्रॉड विद मल्टीपल चैलेंजेस। उसका बचपन भरा हुआ था बहुत सारी चुनौतियों से, है ना, इस तरीके से वर्ड यूज़ होता है। विद लगेगा इसके साथ हमेशा। स्टेम फ्रॉम होना, किसी चीज़ का निकल करके आना। एमिनेट फ्रॉम होना, ओरिजिनेट फ्रॉम होना, या अपीयर फ्रॉम होना। डाइवर्जेंट मतलब जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो, एक ऐसे एक ऐसे। इसका बिल्कुल उल्टा होता है कन्वर्जेंट, जो अलग अलग दिशाओं से एक जगह आके मिल रहे हों। इंडिया और रशिया के कन्वर्जेंट इंटरेस्ट हैं, और इंडिया और चाइना के डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है ना, ऐसे याद रखें इसको। ग्रीवांस यानी कंप्लेंट, शिकायत। चलिए रैपअप करेंगे, छोटा सा आर्टिकल था, थोड़ा मैंने इसको मॉडिफाई किया ताकि इसको छोटा कर दूं। आर्टिकल बहुत बड़ा था ये, है ना, कुछ वर्ड्स वगैरह मैं एडिशनल डाल के लाता हूं जो आपसे मुझे शेयर करने होते हैं। अब अपने क्विज़ पे आते हैं। फर्स्ट में पूछ रहा है जी, कौन सी ऐसी चीज़ है इन चारों में से जो ईरान के सियासी परिवेश को अच्छे से समझाती है। अगर ईरान की पॉलिटिक्स को एक सेंटेंस में बताना हो तो वो पॉलिटिक्स किस टाइप की है। स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस टू कन्वेंशनल डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है ईरान में। लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स, बहुत ही कम इन्फ्लुएंस है इस्लाम का वहाँ की सरकार में। एक्सेसिव सिविल लिबर्टीज़ फॉर इट्स सिटीजन्स, बहुत ज़्यादा अधिकार और हक मिले हुए हैं वहाँ की आबादी को, सिटीजन्स को। या सिग्निफिकेंट थियोरेटिकल इन्फ्लुएंस, थियोक्रेटिक इन्फ्लुएंस विद लिमिटेड सिविल लिबर्टीज़, बहुत ज़्यादा धर्म का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, और आम आदमी की बहुत कम हक है, सिविल लिबर्टीज़ लिमिटेड है। मेरे ख्याल से बड़ा इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल पूरा पढ़ने वाला बच्चा इसका आंसर बहुत सही करेगा। फिर भी मैंने आंसर को फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, इस वीडियो के नीचे से चेक करें। फिर पूछ रहा है जी इस आर्टिकल की थीम क्या है। थीम का मतलब ये होता है, अगर आपको इस आर्टिकल को 5वें 7वें 8वें क्लास के बच्चे को समझाना हो एक सेंटेंस में, तो इस आर्टिकल की थीम आप क्या देंगे। इसको आपको खुद अटैम्प्ट करना है। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से अटैम्प्ट करो, फिर मैं आंसर आपको बता देता हूँ। चलो, मुझे लगता है आपने अटैम्प्ट कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लो, पॉज कर लो वीडियो को। देखिए, ना तो ये आर्टिकल है ईरान और अमेरिका के बारे में, ना ये आर्टिकल है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ना ये आर्टिकल है वेस्ट की डोमिनेंस के बारे में डेमोक्रेसी को लेकर के।
ये आर्टिकल लिखा गया है डेमोक्रेसी को प्रमोट करने से जो कॉम्प्लेक्सिटी निकली है पूरी दुनिया में, ईरान में, हैती में, और इसके जो ग्लोबल रेमिफिकेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस चीज़ पे। समझ पाए? बड़ी थीम को आपको पकड़ना होता है। ये तीनों बातें भी सच हैं, लेकिन मेन मुद्दा इस आर्टिकल का ये तीनों बातें नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि डेमोक्रेसी को जब अमेरिका प्रमोट करता है तो उससे ग्लोबली क्या रेमिफिकेशंस निकलते हैं। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, गलत हो जाए तो हिम्मत मत तोड़ना, है ना, अच्छे लेवल का है। फर्स्ट कमेंट में सबके आंसर डाल रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस के भी। अब ये बीच वाले तो खुद कर ही लोगे। स्टेम फ्रॉम का मीनिंग पूछा है, फ्रॉड विद का मीनिंग पूछा है, ईडियम पूछी है, डाई इन हार्नेस, और मैन्यूवर की सही स्पेलिंग पूछी है। कौन सी वाली लिखनी है? अंग्रेजों वाली, ठीक है। करवाई थी ना आपको, मैनो यूवरे याद रखना उसको, मैनो यूवरे, है ना। लास्ट में फ्रेज पूछा है आपसे, फॉर वांट ऑफ, इसका मीनिंग आपको ऑफकोर्स आता होगा। अच्छा, 3 एरर्स भी हैं। पहली एरर मिलेगी आपको वर्ब की वजह से। देख लेना टेंस क्या बन रहा है, मीनिंग क्या निकल रहा है, और वही वर्ब को यूज़ करना है, खुद से करो। दूसरी एरर आपको मिल सकती है डिवॉइड नाम के वर्ड की वजह से, और तीसरी मिलेगी प्लेग नाम के वर्ड के आसपास। कोशिश करनी है, और आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले फर्स्ट कमेंट से मेरे आंसर से चेक करके आपको कमेंट्स में डालना है। आज का आर्टिकल कैसा लगा? ये पर्सपेक्टिव आपको दूसरी कंट्रीज़ का भी मिलना चाहिए ना। लोग क्या सोचते हैं, दुनिया का क्या बर्ड आई व्यू बोलते हैं इसको, ना, क्या परसेप्शन है। अगर और क्लासेस चाहते हैं आप दूसरे न्यूज़पेपर से, कभी बांग्लादेशी, कभी पाकिस्तानी, कभी इंडियन, कभी अमेरिकन, ज़रूर से कमेंट्स में बताना। और ख़ास करके वो बच्चे जो पूरी क्लास देखते हैं, पूरा देखा पीडी लिख करके बता दिया करो। इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिखा करो, ताकि ऐसी क्लासेस को और लाया जा सके। चलिए, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।